हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे टू फेज मेथड में। इससे पहले हम दो वीडियो देख चुके हैं टू फेज मेथड पे, जिसके अंदर पहले हमने समझा था कि टू फेज होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का, और फिर हमने एक उसके बाद क्वेश्चन देखा था। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं टू फेज मेथड के ऊपर। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि हमको ये वाला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3, हमारे को इसको मिनिमाइज करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है और ये दो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, ना हमारे को क्या करना है, टू फेज मेथड का यूज करना है और इस वाले क्वेश्चन को हमें मिनिमाइज करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है इसे मिनिमाइज करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंट्स। तो हम इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसको कैसे लिखेंगे, -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस a1 आएगा, प्लस a1 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड वाले कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस a2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे कन्वर्ट हो गए कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स हमारे कन्वर्ट हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसको भी लिख देंगे टू फेज वाले फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया था, और लेकिन इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। हमें क्या करना है, इस मिन वाले को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। मिन को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करते हैं भाई, देख लेते हैं। मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। ये जो है ये हमारा हो गया z स्टार। इसको लिखेंगे हम माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 2x2 और प्लस ऑफ 3x3, प्लस ऑफ 3x3। ये हमारा कन्वर्ट हो गया मैक्स में। अब हमारा क्या करना है भाई, फर्स्ट फेज के लिए या फिर फेज 1 के लिए हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे z स्टार। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी आएगी 0.x1 प्लस 0.x2 प्लस 0.x3 और यहाँ पे आएगा माइनस a1 माइनस a2। ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन विच विल बी यूज्ड फॉर फेज 1 और द फर्स्ट फेज। ठीक है, जिसका यूज हम यहाँ करेंगे। अब क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ लिखते हैं और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ लिखते हैं और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। हम यह जानते हैं यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे वेरिएबल्स जो है हमारे पास x1 x2 x3 a1 और a2, a1 और a2। अब भाई इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, 0 0 0, यहाँ -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि 0 0 क्यों लिखा है, बिकॉज टू फेज में जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे 0 कोएफिशिएंट्स लिखते हैं a1 और a2 को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आएंगे a1 और a2 को छोड़ के सबके कोएफिशिएंट 0 होंगे। ये टू फेज मेथड की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, और ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन या ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाली मैं बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि उसमें भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था। आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे a1 और a2, a1 और a2, जैसे हम पिछली वाले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। यहाँ से देखते हैं ना, ऊपर से नीचे, यहाँ क्या आ रहा है, a1 लिख दिया, a2 लिख दिया। ठीक है, अब इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। कोएफिशिएंट क्या है इनके, -1 -1 और -1। ठीक है, और यहाँ की फिलिंग कैसे करते हैं, यहाँ की फिलिंग भाई हम यहाँ से करते हैं। क्या दे रखे हैं हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स। यहाँ से हम इसकी फिलिंग करेंगे। कैसे करते हैं भाई, x1 के लिए क्या है -2, x2 के लिए 1, x3 के लिए 3, इसके लिए 1 और यहाँ पे 0, सोल्यूशन में 2। ठीक है, सिमिलरली इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और यहाँ फिल करेंगे। कैसे आएगा भाई, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, ये आपका आ गया 1। अब हमारे को क्या करना है, नॉर्मल सिंप्लेक्स तरीका चल रहा है ये, जैसे सिंप्लेक्स मेथड पे करते थे ना, कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे लिख के उनके कोएफिशिएंट्स को और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे। बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंप्लेक्स में डिफरेंट होता था, उसके अंदर हम 0 पुट नहीं करते थे यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, और उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल का कंसेप्ट भी नहीं होता था। ठीक है, अब हम टू फेज करते हैं जिसके अंदर हम ये अप्लाई करते हैं मेथड सिंप्लेक्स का। अब क्या करें भाई, जेड निकालते हैं। जेड निकालने का क्या तरीका है बहुत बार बता चुका हूं मैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या कर दो, एडिशन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए 0, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0। ठीक है, सिमिलरली अब इसको करते हैं, -4 आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं जो आपने करा। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमारे को क्या लिखना है यहाँ पे, CJ माइनस ZJ, ये लिखा है CJ माइनस ZJ, ये ZJ है, मतलब कि दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 0, दिस -4 4, यहाँ पे 7, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब हमें पता है कि मैक्स के अंदर क्या कंडीशन होती है, मैक्स के अंदर कंडीशन होती है CJ माइनस ZJ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारी मैक्स की कंडीशन है। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो रही है या फिर सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हो रही है, ये नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये हो रही है, ये हो रही है। तो नहीं हो रही है मतलब सेटिस्फाई का कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या उठाते हैं, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम क्या उठाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्स लिखा है यहाँ पे, मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू है 7, मैक्स वैल्यू है 7। अब क्या करना है भाई, इसका फायदा क्या है, ये क्या पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। तो हमने कलर चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉलम को हाईलाइट करेंगे, किसकी हेल्प से, इस मैक्स वैल्यू की हेल्प से। इस मैक्स वैल्यू की हेल्प से हमें की कॉलम को हाईलाइट करेंगे। इसका क्या फायदा है, इससे हम निकालेंगे रेशो। इससे हम क्या निकालेंगे, रेशो। कैसे निकलेगा भाई, ये आएगा 2/3, ठीक है, ये आएगा 1/4। अब इनमें से भाई क्या बड़ा होता है, इनमें से क्या बड़ा होता है, आपका 1/4 होता है 0.25 और आपका 2/3 होता है 0.66। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, सॉरी इनमें से कौन सा छोटा है, हमें छोटा उठाना होता है, ये हमारा सबसे छोटा है। यहाँ पे कंडीशन होती है मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पिकअप करनी होती है और यहाँ पे सबसे छोटी होनी चाहिए वो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता किसी पे भी तो कहने को तो मिनिमम होता सबसे, लेकिन हम उसको नहीं पिक करते, क्यों, क्योंकि हमारी ये कंडीशन है दैट द मिनिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये है। इसका क्या काम है भाई, इसका काम है कि हमारे को बताएगा कि की रो कौन सी है, की रो कौन सी है। ठीक है, तो ये हमारी की रो भी हाईलाइट हो गई, हमारी की रो भी हाईलाइट हो गई। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लाइन खींच लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट क्या है, रिप्लेस। क्या मतलब है रिप्लेस का, मतलब कि A2 को x3 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्शन बन रहा है ना, ये है की रो, ये है की कॉलम, ये है की एलिमेंट, ये है की एलिमेंट। तो इसलिए A2 को रिप्लेस करेंगे x3 से। कैसे लिखेंगे, A1 तो ऐसे कैसे आएगा, कोफिशिएंट क्या है -1, A2 ये क्या आएगा x3, x3 का कोफिशिएंट क्या है 0, उसको तो छोड़ जाएगा नहीं कहीं पे, तो उसको x3 का 0 लिख दिया कोएफिशिएंट। अब हमको एक चीज पता है, जब भी हमारा यहाँ पे की एलिमेंट आता है दैट शुड बी 1, दैट शुड बी 1, और 1 नहीं होता तो क्या करते हैं, उसी वैल्यू से पूरी रो में डिवाइड कर देते हैं, उसी वैल्यू से पूरी रो में डिवाइड कर देते हैं। कैसा आएगा भाई, यहाँ पे 2/4 मतलब कि हाफ, 1/2, यहाँ 3/4, यहाँ आएगा 1 जो पे कटा था, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1/4, यहाँ भी आएगा 1/4। ठीक है, ये तो इतनी बात हो गई हमारी, हमारा 1/4 और 1/4 आ गया। ठीक है, अब हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि हमने A2 रिमूव कर दिया था, A2 इज नॉट हेयर एनी मोर, तो मतलब क्या है इसका, A2 की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ क्रॉस कर दो, और चाहो तो आप यहाँ पे भी क्रॉस कर दो, बिकॉज हमने A2 हटा दिया है यहाँ से, तो हमने A2 को हटा दिया, क्योंकि हमारे को A2 की नीड नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो 0 पुट करेंगे क्योंकि ये की कॉलम था और की एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 होता है, ये कर दिया। अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है, अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है। इन इसको निकालने का क्या फॉर्मूला था, मान लो ये NV है, मतलब कि न्यू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस की कॉलम इंटू की रो अपॉन की एलिमेंट। KC मतलब की कॉलम, KR मतलब की रो, KE मतलब की एलिमेंट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है न्यू वैल्यू को निकालने का। अब मान लो यहाँ न्यू वैल्यू लिखा है, इसके करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, की रो क्या है 2, की कॉलम क्या है 3, की कॉलम है 3, की एलिमेंट है 4, वो तो बदलता नहीं है की एलिमेंट, तो यह क्या है -8 -6
यहाँ पे क्या है 4, तो ये होता है -14/4, -14/4 विच कम्स आउट टू बी -7/2, -7/2। चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल सही आ रहा है, यही आएगा यहाँ पे। तो हमने एनबी की जगह क्या लिख दिया, -7/2। समझ रहे हैं हम बात को? ठीक है, अब इस पार्ट को रिमूव करते हैं, इस पार्ट को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया। अब ये वाली वैल्यू निकालते हैं एनबी की, अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू विद रिगार्ड टू दिस एनबी? 1, ओल्ड वैल्यू 1 है। की रो 3, की कॉलम भी 3, की एलिमेंट 4, वो तो बदलेगा नहीं। 4 - 9/4 इज इक्वल टू 5/4, 5/4। हमने एनवी की जगह यहाँ लिख दिया 5/4। इसको हटा देते हैं क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आई होप आप मेरे साथ लिखते जा रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5/4। बस यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि वो माइनस ही आता। ठीक है, अब मैं बाकी की वैल्यूज नहीं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आपकी आएगी 1, यहाँ पे आपकी आएगी 5/4, 5/4 पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से आप सॉल्व करेंगे नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, एक बार दोबारा दिखा देंगे आपको। से करस्पॉन्डिंग क्या थी, वही वैल्यू 1 थी। यहाँ पे की एलिमेंट 3, यहाँ पे की कॉलम 3, यहाँ पे की एलिमेंट 4, तो 4 - 9/4 मतलब कि -5/4। ठीक है, पहले हमने माइनस लगाना भूल गए थे, लेकिन हमने वो लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमने तो ये निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, ZJ। क्या निकालेंगे, ZJ। ZJ निकालना बहुत बार बता चुका हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उनको क्या कर दो, एडिशन कर दो, उनका एडिशन कर दो। तो ये तो भाई 0 ही है, सीधे सीधे यहाँ ये लग जाएगा 7/2, यहाँ आएगा 5/4, 0 -1 क्रॉस, और यहाँ तो कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे CJ - ZJ, CJ - ZJ। क्या करना है भाई, यहाँ पे लिखो -7/2, क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, और ये 0 - 5/4 इज -5/4। ये 0 ही आएगा, ये 0, और ये हो गया क्रॉस, इसलिए हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। वेदर CJ - ZJ इज लेस देन इक्वल टू 0 और नॉट, इज लेस देन इक्वल टू 0 और नॉट। चेक कर लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करें, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा उठा है, ब्लू, ब्लू ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, चेक करते हैं वाली कंडीशन। ये ट्रू हो रही है, लेस देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू हो रही है, लेस देन इक्वल टू 0, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, इसका मतलब नहीं है। तो मतलब कि वी विल स्टॉप ओवर हियर, वी विल स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, ये आपकी थी फर्स्ट फेज, ये हमारा था फर्स्ट फेज। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड फेज में प्रोसीड करना है या नहीं, सेकेंड फेज में प्रोसीड करना है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। मैंने ऑप्टिमाइजेशन की सेकेंड फेज की वीडियो में बताया था, सबसे पहले वाली सेकेंड फेज की या 2 फेज मेथड की सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि 3 केसेस होते हैं जो डिपेंड करता है, जिस पर डिपेंड करता है कि हम सेकेंड फेज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चेक कर लेते हैं भाई, क्या था वो। पहला केस तो ये था कि अगर A1 या फिर A2 प्रेजेंट है, इफ A1 या A2 या फिर कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल इस कॉलम में, आखिरी कॉलम में प्रेजेंट है, जब हम स्टॉप कर जाते हैं तो हम तभी प्रोसीड करेंगे सेकेंड फेज में, तभी प्रोसीड करेंगे सेकेंड फेज में जब उसकी वैल्यू 0 हो, जब उसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, और एक और कंडीशन थी, व्हेन A1 एंड A2 आर नॉट प्रेजेंट, मतलब कि नॉट प्रेजेंट है ही नहीं, दोनों में से कोई भी एक नहीं है, तो भी हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड फेज में, तो भी हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड फेज में। A1 A2 पहली कंडीशन क्या है, A1 A2 दोनों 0 होने चाहिए, या तो इस जगह अगर है तो, अगर है तो यहाँ पे उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्रोसीड करेंगे सेकंड में। दूसरी कंडीशन क्या है कि A1 और A2 है ही नहीं, इस जगह A1 A2 है ही नहीं, तो भी प्रोसीड करेंगे सेकंड फेज में। अब इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ और कंडीशन होती है, कुछ भी कंडीशन होती है, मतलब कि अगर A1 या A2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, कुछ और भी होती है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। वी विल नॉट प्रोसीड टू फेज 2, वी विल नॉट प्रोसीड टू फेज 2। तो अगर आप सिर्फ 2 कंडीशन भी याद रखेंगे ना, कि हमें कब प्रोसीड करना होता है, हमें कब प्रोसीड करना होता है सेकंड फेज में, तो बाकी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। तो चेक कर लेते हैं भाई इसको। हमारा A1 यहाँ प्रेजेंट है, A1 यहाँ प्रेजेंट है, मतलब कि ये वाली कंडीशन तो नहीं देखनी कि A1 A2 प्रेजेंट नहीं हो, ये वाली कंडीशन तो नहीं देखनी क्योंकि है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि भाई A1 या A2, मतलब यहाँ पे तो A1 ही प्रेजेंट है तो A1 पे ही देख लेते हैं कि A1 अगर प्रेजेंट है तो क्या उसकी वैल्यू 0 है, क्या उसकी वैल्यू 0 है, क्या ये 0 वैल्यू है? इज A1 इक्वल टू 5/4 0? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो A1 हमारा 0 नहीं है, दैट इज वाई वी विल नॉट प्रोसीड टू फेज 2 और दी सेकेंड फेज। इसका मतलब है कि हम सेकेंड फेज में प्रोसीड नहीं करेंगे। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने करा था, क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले वाले में, उसमें हम प्रोसीड करे थे सेकेंड फेज में, और उसके आगे भी सॉल्व करा था एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के, एक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना के। लेकिन यहाँ पे तो भाई हमें प्रोसीड ही नहीं करना क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है जो हमारे को सेकेंड फेज में लेके जाएगी। इस वजह से हम सेकेंड फेज में नहीं जाएंगे और यही स्टॉप कर जाएंगे। एंड वी विल राइट दैट वी डू नॉट हैव अ फीजिबल सॉल्यूशन, दैट इज नो फीजिबल सॉल्यूशन प्रेजेंट, नो फीजिबल सॉल्यूशन प्रेजेंट। कोई भी फीजिबल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का प्रेजेंट नहीं है जो हमारे को मिनिमम वैल्यू देगा, जो हमारे को मिनिमम वैल्यू देगा। सो गाइस, इसके अंदर यही था, हमने डिस्कस करा कि भाई सेकंड फेज मेथड या फिर टू फेज मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पहली वाली वीडियो देखी थी उसके अंदर हम सेकंड फेज करा था हमने, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब ये जो हमने क्वेश्चन 2 करा है, ये जो क्वेश्चन 2 करा है, इसके अंदर हमने प्रोसीड नहीं करा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, इसके अंदर यही था। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसकी चौथी वीडियो होगी वो टू फेज मेथड पे ऊपर, टू फेज मेथड के ऊपर चौथी वीडियो होगी, उसके अंदर क्वेश्चन 3 देखेंगे। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इफ यू लाइक द वीडियो, तुम्हें वीडियो पसंद आई, कुछ भी अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में वाओ लिख सकते हैं। यू कैन राइट वाओ इन द कमेंट सेक्शन, इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड सेकेंडली, अगर आपको कुछ भी और चाहिए या फिर कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो प्लीज फॉलो दैट। And this is it for this one. I am Ronak Jain, a student of NSUT. See you in the next one.